नमस्कार। जिंदगी के इस सफर के इस एपिसोड में आज हम मुलाकात करेंगे एक और शख्स से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस एपिसोड्स में, जिंदगी के इस सफर के इस एपिसोड्स में हम तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में तमाम सारे अचीवमेंट्स किए हैं, तमाम सारी चीज़ें हासिल की हैं। वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, अभिनय के फील्ड से हो सकते हैं, वॉइसिंग के फील्ड से हो सकते हैं। तो पिछली बार हमने मुलाकात की थी सुनील जी से। इस बार इस एपिसोड में हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे व्यक्ति से। हो सकता है कि आप उन्हें पहचानते ना हो, उन्हें शक्ल से ना पहचानते हो, लेकिन उनकी आवाज़ के मुझे पता है कि आप भी दीवाने होंगे। उनकी आवाज़ पे आप रील बनाते हैं, उनकी आवाज़ पे आप तालियां बजाते हैं जब उनकी आवाज़ आती है। और वो कौन है, मेरे ख्याल से इस डायलॉग से आप उन्हें पहचान जाएंगे, उनकी आवाज़ को समझ जाएंगे। आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी। रॉकी, केजीएफ रॉकी। केजीएफ में यश की आवाज़ जिन्होंने दी थी, सचिन कोले, हिंदी वॉइस। तो आज हम मुलाकात करेंगे सचिन जी से। हमारे साथ बैठे हुए हैं सचिन जी। वॉइसिंग इंडस्ट्री में बहुत नाम है इनका, और आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि केजीएफ में यश जी ने जिन्हें अपनी आवाज़ के लिए पसंद किया, उनकी आवाज़ को पसंद किया। तो आज हमारे साथ ये हैं और हम जानेंगे सचिन जी से इनके करियर का डेवलपमेंट, कि इन्होंने ज़िंदगी में कैसे शुरुआत की। बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं और ये आपको बताएंगे अपनी जर्नी, केजी से लेके केजीएफ तक की जर्नी, यानी कि अपने बचपन से लेकर के और केजीएफ तक की जर्नी। तो सचिन जी, आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। केजीएफ की वॉइस हैं आप, यानी कि आज पूरा हिंदुस्तान आपकी वॉइस को पहचानता है। बिल्कुल, ठीक है ना, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं, दर्शकों को बताएं, ताकि वो जाने कि आपने कैसे शुरुआत की और केजीएफ तक की जर्नी आपकी क्या है। जर्नी तो देखिए मेरी शुरू हुई थी 2010 में। वैसे मैं आया था मुंबई में 2007 में। हालांकि मैं मुंबई का ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, लेकिन उसके बाद मैं 1996 से 2006 तक मैं पनवेल में था रहने के लिए। मन में एक था कि अभिनेता बनना है, एक्टिंग करनी है, कुछ करके दिखाना है। तो मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है। अब एजुकेशन तो चल ही रहा है मेरा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक दिल ऐसा कर रहा है कि मतलब मैं इस फील्ड में जाऊँ। तो मेरे पापा ने मुझे रोका नहीं। तो पापा बोले कि ठीक है, तो जा तू अपने हिसाब से। और मैंने कहा कि आप भी चलिए साथ में, इकलौता बेटा हूँ। तो वो भी कहे, उन्होंने भी कहा कि चलो हम भी तुम्हारे साथ चल लेते हैं। और इस तरह से मैं वापस 2007 में मुंबई में आया। मुंबई में आने के बाद एक्टिंग में मैं काम ढूंढ रहा था। हालांकि शुरू में छोटे छोटे काम, उसके बाद थोड़े से कैरेक्टर्स रोल सब मिल भी रहे थे। लेकिन हुआ यूं कि मुझे थोड़ा सा बोलते हैं ना, जैसे शुरू में मुंबई में आने के बाद एक फाइनेंशियल थोड़ी सी तकलीफ होती है, सारी चीजें। तो काम उतने लेवल पे नहीं मिल रहा था एक्टिंग में कि मैं अपना घर और ये सब अच्छे से चला सकूं। रेंट का घर था, सारी चीजें सब पेड करनी थी। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि सचिन, अगर तुझे थोड़ा सा अपना किचन वगैरह कुछ चलाना हो तो पार्ट टाइम तू थोड़ा सा एक ऐसा कर कि डबिंग का काम कर ले शुरू। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि होता क्या है उस समय। तो मैंने उनसे पूछा कि डबिंग होती क्या है। तो उन्होंने कहा था ऐसे कि अमिताभ बच्चन भी अपने टाइम पर जब रेडियो में ये जाते थे तो अपनी आवाज देकर उस एड्स की डब करते थे, और उस एड के उनको कुछ सर्टेन पैसे मिल जाते थे, जिससे उनका घर खर्चा चल जाता था। तो मैं बोला ऐसा होता है क्या? तो बोले हाँ, क्यों नहीं होता है, होता है ना। तो धीरे धीरे फिर उन दोस्तों ने मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए। उन कॉन्टैक्ट के जरिए मैं फिर स्टूडियो जाने लग गया। फिर ऑडिशंस होने लगे, जैसे नए नए स्ट्रगलर्स के साथ होता है। तो वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दिए। ऑडिशंस देने के बाद बहुत सारी जगह पर फेल्यूर्स मिले, बहुत सारी जगहों पर मुझे काम थोड़ा सा मिला भी, छोटे मोटे काम करते करते 6 से 8 महीने मेरे ऐसे ही गुजरे। 2010 के ऐसे पकड़ लीजिए, मैंने जुलाई या अगस्त से मैंने शुरुआत की थी, तो 2010 तो ऐसे ही गुजर गया। 2011 के जान या फेब से मुझे थोड़े बहुत क्राउड के काम मिलने लगे, जैसे साउंड एंड विजन हो गया, यूटीवी हो गया। यहाँ पर मुझे क्राउड के काम मिलते थे। क्या बात। और फिर धीरे धीरे करते करते कुछ मुंबई में जैसे अंधेरी में एरिया है आदर्श नगर, तो वहाँ पे कुछ जो वेंडर्स हैं, तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरी आवाज सुनी, तो बोले कि भाई इसको हम थोड़ा सा कुछ फिल्म्स में शुरू में हीरो के लिए यूज करके देख लेते हैं। और फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी वैसी शुरू हुई और मुझे फिर काम मिलता चला गया। मैं अपने आप को प्रूव करता चला गया। करते करते फिर आदत हो गई। फिर
डबिंग की कुछ टेक्निक्स होती है वो भी अडॉप्ट हो गई है, अपने आप ही होते मतलब होता चला गया थ्रू द एक्सपीरियंस। और करते 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 3 4 5 साल में बन गए अच्छे खासे। फिर साउंड एंड विजन से मुझे एक बार फोन आ गया। तो साउंड एंड विजन में धनुष की कुछ फिल्में आई थी, उसके लिए उनको कुछ सर्टेन वॉइसेस चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा ऑडिशन के लिए आ जाइए। और फिर मेरा ऑडिशन लिया गया और उन्होंने वेंडर को दिखाया। तो वेंडर बोला कि चलेगा, ये वॉइस अपन यूज़ कर सकते हैं, अच्छी वॉइस है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो मैंने किया। और फिर उसके बाद धनुष की पहली फिल्म थी मेरी। ऐसे तो उससे पहले मैंने काफ़ी फिल्में की थी, लेकिन वो थोड़ी सी एक मूवी ऐसी थी कि एक अच्छे लेवल पे जाने वाली थी। तो मेरी ताकत मेरा फैसला, ऐसा उसका हिंदी में नाम है, पार्ट 2। तो उसमें मेरी वॉइस थोड़ी सी ये हुई, क्या बोलते हैं, नोटिस हो गई। और फिर धनुष की एक मूवी आई मारी नाम की। तो मारी में बाद में जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस मेरा अच्छे से हुआ, तो उसके बाद थोड़ा सा लोगों में मैं जाना जाने लग गया। धीरे धीरे फिर काम मिलता चला गया और भी ज्यादा काम अच्छे अच्छे आने लग गए। और इस तरह से ये अभी हाँ, तो मतलब ये एक बड़ा मिराकल है और बहुत हमें बड़ी खुशी हो रही है जान करके। मैं ये जानना चाहूंगा कि केजीएफ की जो जर्नी आपकी शुरू हुई है, पहले पार्ट 2 1, उसके बाद पार्ट 2, अभी मेरे ख्याल से थर्ड भी पार्ट आने वाली है। तो खैर वो एक कॉन्फिडेंशियल है कि वो कब आएगी और कैसे आएगी। तो इसकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? यश जी से कैसे आपकी मुलाकात हुई? आपकी वॉइस उन्होंने सेलेक्ट की, जबकि बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट थे इंडस्ट्री में। ऐसा क्या खास उनको लगा कि नहीं मुझे सचिन ही चाहिए? जब मुझे पता चला जहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नहीं मुझे सचिन ही चाहिए, जबकि उनके पास ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे सचिन ही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। तो ये सब कैसे चीजें क्रिएट हुई, इसके बारे में जरा हम चाहेंगे क्या? तो उसकी कंटिन्यूटी भी ऐसी होगी। तो धनुष तक तो मैंने बता दिया। उसके बाद फिर बाद में अब वेंडर्स तो बहुत सारे हैं। तो उसमें से एक वेंडर है रुद्रा ऑडियो, रुद्रा ऑडियो वर्क, मानव जो है। तो मानव जी के स्टूडियो में कुछ यश की फिल्में आई थी, 3 4 फिल्में। मुझे याद है पहली फिल्म की थी मैंने मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, और उसके बाद गजा केसरी, और मतलब मैं यश की प्रॉपर फिल्में बता रहा हूँ, गजा केसरी, और एक फिल्म थी मास्टरपीस, और चौथी फिल्म थी हार्ट अटैक। तो ये सारी फिल्में मानव के पास ही डब हुई। अब हुआ यूं कि यश बेसिकली जिन जिन फिल्मों में उन्होंने हीरो किया है, तो उसमें ऐसा है कि थोड़ा एक राउडीज्म, थोड़ा सा गुंडापन, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मतलब बोलते हैं ना जैसे बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल नहीं। तो केजीएफ का जो उनका कैरेक्टर है वो भी बिल्कुल वैसे ही जाता है। अब हुआ यूं कि मैंने ये सारी फिल्में डब की थी। डब करने के बाद ये एक तो सैटेलाइट में बजी, सैटेलाइट के बाद फिर आजकल तो जमाना यूट्यूब का है, तो यूट्यूब में भी वो सारी फिल्में रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद जब यश केजीएफ के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनकी शूटिंग तो पूरी हो चुकी थी। शूटिंग पूरी हो जाने के बाद फिर बाद में वो बोले कि अभी इसको हम हिंदी में डब करके इसको थिएट्रिकल रिलीज पर अच्छे बड़े लेवल पे हम लोग जाएंगे, और इसको पैन इंडिया के लिए हम लोग सोचेंगे, क्योंकि बाहुबली बहुत हिट हो गई थी। तो केजीएफ की टीम ने सोचा कि हम केजीएफ को भी उसी लेवल पर चले जाएंगे लेके। तो यश बोला कि अब इसके लिए वॉइस कौन चाहिए। तो यश मेरी फिल्में पहले ही बहुत सारी देख चुके थे, जो मैंने अभी फिल्मों के नाम लिए। तो उन्होंने कहा कि यार ये वॉइस तो अच्छी लग रही है, और इसके साथ साथ और भी 2 3 फिल्में हैं जो बाकी आर्टिस्टों ने की है, लेकिन पता नहीं वो एक राउडीज्म और जो गुंडापन चाहिए वो इस वॉइस में मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 4 5 फिल्में उन्होंने मेरी देख ली। मोस्ट ऑफ ऑल मैंने सारी फिल्में यश की ही थी। तो फिर बाद में यश ने कहा कि अपनी टीम से कि एक काम कीजिए, ये जो लड़का है इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और इसी वॉइस को अप्रूव कीजिए। और फिर बाद में प्रोडक्शन से फोन आया, मतलब मुझे डायरेक्ट नहीं आया, जो कोऑर्डिनेटर है उनको फोन आ गया। तो कोऑर्डिनेटर से उन्होंने कहा कि ये सचिन गोले नाम का जो आर्टिस्ट है, इसको हम यूज करना चाहते हैं केजीएफ में यश की वॉइस के लिए। और फिर बाद में इसी तरह से मेरा ऑडिशन लिया गया। 2 3 सीन जो है वो डब करवाए गए, और डब करवा के वापस भेज दिए गए। यश को वो भी पसंद आ गए, तो यश बोला कि भाई अभी यही वॉइस अपने को फाइनल करनी है। और इस तरह से मुझे यश की वो फिल्म मिल गई। कमाल है। मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब केजीएफ फर्स्ट रिलीज हुई थी तभी वो बहुत वायरल हो गई थी वॉइस, और दूसरे में तो कमाल ही हो गया। और खासकर से वो डायलॉग अगर आप सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा दर्शकों को, जो भी मैंने बोला क्या वायलेंस, प्लीज एक बार जरा। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, I can't avoid. We can't avoid Sachin Gole. ओके, ठीक है सचिन, अच्छा लगा आपके इस कैरियर ग्रोथ के बारे में सुन करके। अभी थोड़ा सा हम लोग, मैं चाहूँगा कि दर्शक जब किसी अपनी ऐसे सेलिब्रिटी वॉइस को सुनते हैं तो उनको ये भी लगता है ना कि हमारा जो ये जो व्यक्ति है, जो सेलिब्रिटी है, जो आज इतना काम कर रहा है,
थोड़ा सा ना उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी वो जानना चाहता है कि अच्छा। ठीक है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ तो ये है कि हाँ इसने ये किया, केजीएफ वॉइस हाँ। किया, बहुत सारे हीरोज की, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ क्या रही है, उसकी कॉलेज की लाइफ क्या रही है, थोड़ा सा सबको जानने की इच्छा होती है। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम रहा है, आप स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट थे, फर्स्ट क्लास थे या 10 बैक बेंचर्स या ओके मैं तो बैक बेंचर ही था। ओके और क्या जलवे थे आपके अच्छा। कॉलेज के टाइम में, आपकी फ्रेंडशिप कैसे लोगों से थी, गर्लफ्रेंड्स थी कि नहीं थी, अच्छा। मतलब तो कैसा रहा है आपका कॉलेज लाइफ? सबका गोल्डन पीरियड होता है, सही आपका बात है, कैसा रहा है? सही बात है, आपने सही कहा, गोल्डन पीरियड तो होता ही है कॉलेज लाइफ। हम्म, स्कूल तो नो डाउट सारा मेरा मुंबई का ही है, Okay. बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो मुंबई से ही था। हाँ, तो स्कूल मैं मलाड में रहता था, वहाँ पे मतलब अभी स्कूल का नाम अगर पूरा तो जीजा माता विद्या मंदिर, उसमें हाँ, मैं वर्नाक्युलर मीडियम में सुना, पढ़ा हूँ, सुना, मराठी सुना। मीडियम में जी, पढ़ा हूँ मैं। जी, जी, जी। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई की अपनी, और 10th तक करने के बाद फिर मेरे पापा ने डिसीजन लिया कि मेरी भी जॉब छूट गई है, तो हम लोग पनवेल में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। उनको पनवेल अच्छा लगता था, तो हम लोग पनवेल में शिफ्ट हो गए। तो सारा कॉलेज जो था मेरा वहाँ पर हुआ, वहाँ पर होना। और अभी स्कूल लाइफ में मैं ऐसा था कि यार बैक बेंचर्स था, और मस्ती बहुत करता था हमेशा। जो ब्लैक बोर्ड था, तो ब्लैक बोर्ड पर एक होता है ना, जैसे एक मॉनिटर खड़ा रहेगा हाँ, और वो हाँ। बोलेगा, मतलब टीचर बोल के जाएगी कि जो मस्ती करता है तो उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। Okay. तो सबसे पहला नाम तो मेरा ही जाता था ब्लैक बोर्ड पर, ऐसे होता था। तो टीचर हमेशा कहती थी कि ये जो ब्लैक बोर्ड है ये कभी खाली नहीं होता, सचिन नाम की रंगोली से हमेशा सजा रहता है। ऐसे एक मुझे याद है, जयश्री टीचर थी हमारी। तो बचपन में बहुत ही मस्ती, शरारत, ये सारी चीजें चलती थी। मतलब बचपन से ही रॉकी वाला हिसाब किताब था। ऐसा समझ सकते हो ऐसा समझ सकते हो। और कॉलेज लाइफ में भी लगभग ऐसा ही, फ्रेंड्स तो काफी थे। हाँ, स्पेशलिटी ये थी कि मैं बहुत अच्छा डांसर था कॉलेज में। तो जब भी फंक्शंस होते थे तो उसमें मैं डांस में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, ये सब करता था। तो उसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी छाप अच्छी लगी थी कि भाई ये डांस अच्छा करता है और बहुत सही है, लड़का भी दिल से अच्छा है और इसके साथ दोस्ती बनानी चाहिए। तो उस चीज को लेकर मेरे मतलब फ्रेंड जो सर्कल था मेरा, फ्रेंडशिप सर्कल, वो बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था। और मुझे कई बार, 2-4 बार मुझे जीआर के लिए भी मतलब ये किया गया कि भाई तू कॉलेज में जीआर बन जा, ये सब ऐसा। लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं बोला कि यार दोस्ती लायक थी, दोस्ती तक ठीक है, आगे फिर बाद में पॉलिटिकली चीजें हो जाती है तो फिर वो मतलब नहीं तो है। जो उस समय की जो पूरी फ्रेंड सर्कल थी वो कंटिन्यू हुई या सब अपने अपने जॉब में लग गए? हाँ, उसमें से कुछ उसमें लोग से आज भी हैं, continue आज भी करते है, हैं? आज भी है। मेरे 4 से 5 लोग जो दोस्त हैं, जो स्कूल लाइफ से हाँ। और कॉलेज लाइफ के, वो मतलब गिने चुने 6-7 दोस्त हैं जो मेरे साथ कंटिन्यू है अभी भी। तुमको भी अच्छा लगता है? हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई चलो अपनी दोस्ती हमेशा के लिए कायम है, इस हिसाब से। और बाकी अगर देखा जाए तो सब लोगों के साथ अभी भी टच में मैं हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी व्हाट्सएप है तो इसके ऊपर ग्रुप बन जाते बिल्कुल, ये हैं। तो फिर अच्छी जो चीज़ है। पुराने स्कूल के जो ग्रुप हैं, जो तो वो सब खोज के निकालना सबको, और इस हिसाब से बाद में वो ग्रुप बन जाना। तो मैं जिन जिन स्कूल्स में, अब मेरे स्कूल्स भी बहुत सारे चेंज हुए, तो 4-5 स्कूल मेरे चेंज हुए, तो सभी के साथ मेरा एक एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जी। और कॉलेज का भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। और कॉलेज में अगर बात की जाए गर्लफ्रेंड्स की, तो नहीं, वैसा तो कुछ मामला था नहीं। अच्छी बात है, नहीं हाँ, बताना चाहते हालांकि मैं तो चाहता था बताइए। कि हो जाए, लेकिन नहीं था। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही पूछा क्योंकि कॉलेज लाइफ में देखो सबका होता है, तो सबका उसको होता आप उस सवाल को आप अवॉइड नहीं, अब कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो वो सवाल आएगा ही आएगा आपके ही, सामने, सही बात है। खैर चलिए, अच्छी बात है। हाँ। चूंकि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है हर आदमी की लाइफ में, बिना पॉलिटिक्स के, क्योंकि पॉलिटिक्स उसके आसपास है, वो किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे वो आदमी बोले कि मैं पॉलिटिक्स पसंद नहीं करता या जो भी है, लेकिन उसके एसेंस में उसको रहना, उसके प्रभाव में तो उसको रहना ही रहना। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि या आप अपने दर्शकों को बताइए कि आप किस लीडर को बहुत पसंद करते हैं, उसकी वजह क्या है, अगर किसी को पसंद करते हैं तो? यार ये बहुत ही थोड़ा सा, मतलब बोलेंगे ना, धर्म संकट वाला थोड़ा सा सवाल है। किस लीडर को पसंद करता हूँ? देखिए, जिसने आपको बहुत इंस्पायर्ड किया। अब हवा तो सबको पता है किसकी बह रही है, तो अच्छा। जाहिर सी बात है। अच्छा, ऐसा मोदी है। जी को मैं पसंद करता हूँ। Okay, very good. अच्छे लीडर है। अब उसका रीजन तो यार, रीजन तो उसके काफी सारे हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोगों के दिल में उनके लिए थोड़ा सा ये भी रहेगा कि डिसएडवांटेजेस भी बहुत है, एडवांटेजेस भी बहुत है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोदी जी को मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनके आने के बाद एक हमारे देश को जो स्थान मिलना चाहिए था जी। वो मिल गया है। जी, जी।
मतलब या फिर वो मिलने की कगार में है। लोग हमें जानने लग गए हैं, हमारी बिल्कुल। पावर और बोलेंगे ना हमारी पावर और क्या बोलेंगे हमारी ताकत, ये लोगों तक अभी रूबरू हो चुकी है। जी। उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ था, मतलब भारत देश को उस हिसाब से नहीं गिना जाता था। उनके आने के बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। जी जी। सेकंड लीडर की अगर बात करें तो मैं योगी जी को भी बहुत पसंद करता क्या हूँ, बात है। क्योंकि उनकी स्ट्रिक्टनेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्कुल। कायदे कानून को लेकर वो बहुत जरूरी ज्यादा है, स्ट्रिक्ट है जरूरी वहां पर। बिल्कुल। और बस यही है। ठीक है। आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जैसे वॉइसिंग में आप काम कर रहे हैं, तो हर फील्ड की अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, उसकी अपनी कमियां भी होती हैं, सबको पता है। तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, चूंकि अभी आप मेनली वॉइसिंग में हैं, तो वॉइसिंग फील्ड में आपको कौन सी ऐसी 3 अच्छाइयाँ लगती हैं और कौन सी ऐसी 3 कमियां लगती हैं जिसको तुरंत ठीक करना चाहिए ताकि हम और भी ग्रोथ कर सकें अच्छा। इंडस्ट्री? सोच सोच के बोलना पड़ेगा। देखिए, पहली अच्छाई तो ये है कि हाँ, वॉइसिंग इंडस्ट्री ये है कि वॉइसिंग इंडस्ट्री सबको अडॉप्ट कर लेती है। ये सबसे पहली अच्छाई। मतलब यहाँ पर सारे वॉइसेस के लिए काम है, बशर्ते वो आर्टिस्ट अगर यहाँ पर स्ट्रगल करे, अच्छे से मेहनत करे तो। क्या बात ये पहली अच्छाई। दूसरी अच्छाई ये है कि अम, काम अभी बहुत इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। जो आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में आ गया वो कभी खाली नहीं बैठेगा। अगर उसका काम शुरू हो गया तो फिर वो कभी खाली नहीं बैठेगा। क्या बात और एक्टिंग से बहुत ही जल्दी इसमें सक्सेस ज्यादा है। हालांकि एक सर्टेन लेवल तक इसकी सक्सेस है, Okay. लेकिन सक्सेस जल्दी मिल जाती है इंसान को। Okay. और तीसरी अच्छाई क्या बोलूं, तीसरी अच्छाई ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, भटकना नहीं। हाँ, ज्यादा भटकना नहीं पड़ता आर्टिस्ट को। ठीक है, ठीक है। और कमियां अगर देखी जाए तो सबसे पहली कमी तो पेमेंट। सच में चलो, ये पेमेंट कोइंसिडेंटली लगभग सारी जगहों पे सारी जगहों पे यही है। पेमेंट बहुत ही कम मिलना पहली कमी। जी। दूसरी कमी मिलना ही नहीं पेमेंट, ये दूसरी कमी। कुछ कुछ जगहों से तो मिलना ही नहीं है, ऐसे भी हो जाता है। हालांकि हम अभी चूजी बन चुके हैं, हमें अभी पता है कि हाँ, मतलब जैसे हम इस बात पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि चूंकि आप आज बहुत काम कर रहे हैं, आप बहुत सीनियर हैं। हाँ। केजीएफ जैसी वॉइस करने के बाद तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि सचिन का पेमेंट मार ले। नहीं, खैर, कोई बात खैर, नहीं, वो हाँ। ये एक सवाल है। लेकिन जो नए बच्चे आते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें किस चीज से बच के रहना है या हमें कैसे आगे, इसलिए ये सवाल आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर नए बच्चों के लिए अगर किया जाए तो देखिए, ऐसा है कि नए लोगों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें अभी फिलहाल कोई बाउंड्री रखनी नहीं चाहिए। जी। करते रहो करते रहो करते रहो, धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं करना है, और मुझे मेरा पेमेंट किस तरह से तय करना है। ये सब तो धीरे धीरे बाय एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है मेरे ख्याल से। जी। ऐसा है। जी। शुरू शुरू में तो हमें भी पता नहीं था, सब कोई मतलब किसी को भी पता नहीं होता बिल्कुल। कि कौन आदमी कैसा हाँ, है, क्या जैसा है। आपने बताया कि आपने खुद इतना स्ट्रगल किया। हाँ। और अब हम बता सकते हैं कि भाई इस आदमी के पास बिल्कुल। जाना चाहिए, इस आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, अब बता सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा है। तो नए लोगों को तो यही कहूंगा मैं कि फिलहाल तो कोई बाउंड्रीज मत रखिए, काम करते चले जाइए, करते चले जाइए। पहले अपने अंदर वो चीज अडॉप्ट कीजिए कि मुझे डबिंग का काम पूरी तरह से आता है। भले ही परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी रहेगी, चलेगा, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि आप पीआर रिलेशनशिप आप किस तरह से मेंटेन करते हो लोगों के साथ, वो और प्लस एक हौसला, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, बहुत ही बड़ी बात यह है, आप किसी स्टूडियो में जाते हो, कोई आर्टिस्ट अगर डब कर रहा हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम, इसमें टाइम लिमिट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो आर्टिस्ट, मतलब अब जो आर्टिस्ट डब करने आया है वो सोचेगा कि अरे 3 बजे मेरी डब है, मुझे 4:30 बजे दूसरी डब में निकलना ही है। हो सकता है वो 3 बजे आ जाए, फिर टेक्निकल इश्यूज आ गया तो वहां पे आधा पौना घंटा लग गया, या वो आर्टिस्ट जो है वो पहले लेट आया होगा तो उसको आधा पौना घंटा लेट हो गया होगा। तो इस समय क्या होता है, बहुत सारे आर्टिस्टों में हड़बड़ी मच जाती है कि अरे अरे नहीं, मेरे को जाना है, कुछ भी कर एडजस्ट कर। तो मैं मतलब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जो साउंड इंजीनियर है, जो स्टूडियो है, तो उनके साथ थोड़ा सा ऐसा फ्रीडमली पेश आई है कि उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं तो अरे भाई मुझे जाना है फटाफट, मेरा ये है, डब है, वो है, तो फिर वो भी काम अधूरा, तेरा भी काम अधूरा, फिर बाद में निकलेगा भी नहीं ठीक से प्रोडक्ट। तो इस तरह से हाँ, फिर करेक्शंस आएंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, तो ये चीज हो गई। और बाकी पेमेंट कितना तय करना नहीं करना, वो तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करते करते आप खुद ही ये बन जाओगे कि मुझे इतना लेना है, इतना नहीं लेना है, और किस हाउस से कितना मिलता है तो मैं कितनी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। ये बाय एक्सपीरियंस ही हो जाता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। अब काफ़ी हम लोगों ने बातचीत किया, आपके एक्सपीरियंस के बारे में हम लोगों ने जी। दर्शकों से शेयर किया,
अब एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये मेरी भी क्यूरियोसिटी है कि हाँ। केजीएफ थर्ड की तैयारी हो रही है, जी। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को केजीएफ थर्ड में भी सचिन गोले सुनाई देंगे, देखिए आशा करता हूँ। आशा करते आपको हैं। क्या लगता है कि ऐसा कोई साइन है उधर से? देखिए केजीएफ 1 मैंने की, 2 मैंने की, पब्लिक ने हमारी आवाज़ को इतना सराहा, पसंद किया, तो अभी उनके दिमाग में बैठ गई है वो हाँ, वॉइस, मुझे उनके लगता दिमाग है। में बैठ गई है वो वॉइस। हाँ। अब मुझे तो नहीं लगता कि कुछ चेंजेस होंगे। जी। अब एकदम ही कुछ ऐसा हो गया, मैं तो फील्ड तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। अगर मैं फील्ड छोड़ दूँ तो बात अलग हो गई, जी। वो तो होने वाला है नहीं। जी। और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि यश भाई अगर खुद अगर अपनी डब करना चाहें तो फिर शायद कुछ हो, तो बात अलग तो बात अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज फिर मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन या कोई ये चीज वो लोग ढूंढेंगे करने के लिए। ओके। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। तो 99% तो भाई उम्मीद हमें है। ही बुलाया जाएगा। ठीक है। हाँ, ये उम्मीद है। तो सचिन जी, आपके साथ साथ मैं और हमारे सारे दर्शक केजीएफ 3 का भी इंतजार करेंगे, केजीएफ थर्ड का इंतजार करेंगे, और एक बार फिर से हम सचिन को केजीएफ थर्ड में भी सुनेंगे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है, और इसके लिए मैं शुभकामनाएं पहले से दूंगा सचिन जी को। तो जिंदगी के इस सफर के इस एपिसोड में हमने मुलाकात की सचिन गोले जी से। परिचय के मोहताज नहीं है, जैसा हमने बताया कि केजीएफ वॉइस, रॉकी वॉइस। तो इसी तरीके से हम आगे के एपिसोड्स में भी और ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं या नहीं हैं, इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन थिएटर में, सिनेमा में, वॉइसिंग इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन हो, ताकि आप भी उनकी जर्नी से प्रेरित हो सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।